देखिए, प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्य सरकार को निर्देश दे सकते हैं। तो अनुच्छेद कितना के तहत जो है राष्ट्रपति जो हैं राज्य सरकार को निर्देश दे सकते हैं। तो अनुच्छेद 256 और अनुच्छेद 257 के तहत राष्ट्रपति राज्य सरकार को निर्देश दे सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट्स को आपको बताते हैं। इन पॉइंट से जो है बिहार पुलिस में बार बार प्रश्न आते हैं। ठीक है, और जितने भी प्रश्न यहाँ लेकर आए हैं सारे बिहार पुलिस में पूछे गए हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है और दे सकते हैं अनुच्छेद 256 और 257 के तहत। ठीक है, ये वाला तो हम लोग देख लिए। दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 65 के बारे में। देखिए, अगर केंद्र सरकार की बातों को मनवाने का, देखिए अगर राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार की बातों को नहीं मान रही है तो अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि नहीं मानने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो केंद्र की बातों को राज्य सरकार को मानने के लिए अनुच्छेद 365 में वर्णन किया गया है। ठीक है, और ध्यान देना है कि राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रपति शासन जो है आपातकाल के अंतर्गत आता है और आपातकाल का वर्णन संविधान के भाग 18 में किया गया है अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा कि आपातकाल का वर्णन संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में। और भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल का वर्णन किया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राज्य में आपातकाल। तो देखिए, राज्य में आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत लगता है और बिहार में अभी तक राष्ट्रपति शासन 8 बार लग चुका है, ये भी आपको याद रखना है, बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है वित्तीय आपातकाल, अब तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है, ये भी याद रखना है। और राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लग चुका है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, वित्तीय आपातकाल 360 के तहत और राज्य में आपातकाल 356 के तहत लगता है, आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा 25 जून 1975 को जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वह 21 महीनों के लिए लगा था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 21 मार्च 1977 तक ये लगा था, 21 महीनों के लिए, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। और एक और बात याद रखिएगा कि आपातकाल की अवधारणा जर्मनी के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये बिहार पुलिस में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकते हैं, ये याद रखना है। और कुछ और पॉइंट्स आपको याद रखना है यहाँ पे, चलिए हम बता देते हैं। देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट को ही हम लोग उच्चतम न्यायालय कहते हैं। तो अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। और देखिए, इनको जो सुप्रीम कोर्ट के जो है सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 5 न्यायाधीशों का एक बेंच इनको सलाह देती है, राष्ट्रपति को, याद रखिएगा। अब आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा पॉइंट ये भी याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जो सलाह है राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट सलाह दी राष्ट्रपति को मानना होगा तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, यानी राष्ट्रपति पर यह बाध्यकारी नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। इस लाइन से ही प्रश्न आता है। ठीक है, और दूसरा याद रखिएगा कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 124 के तहत। ठीक है, जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 124 के तहत। वहीं राष्ट्रपति की जो नियुक्ति है भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं अनुच्छेद 60 के तहत। यानी ये लोग एक दूसरे की नियुक्ति करता है, और दोनों जो है अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रपति की जो नियुक्ति या शपथ होता है अनुच्छेद 60 के तहत और न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है अनुच्छेद 124 के तहत, याद रखना है। अगला देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चुनाव संबंधित जो विवाद होता है उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है
कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो भी विवाद होता है उसका निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। अनुच्छेद 71 के तहत ये वाला भी आर्टिकल आपको याद रखना है कि किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो 71 के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। अगला देखिए, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश को पद से हटाने का अधिकार, ध्यान देना है, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के पास होता है। संसद की सिफारिश पर किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है, आपको याद रखना है। अगला आपको इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का अगर पद खाली हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उनके जगह पर काम करते हैं। ठीक है, अगर दोनों का पद खाली होता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उनके जगह पर काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष पूछा गया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 पद होता है लोकसभा में। तो देखिए, उपाध्यक्ष जो है, प्रथम उपाध्यक्ष जो थे M.A. अयंगर थे। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष थे G.V. मावलंकर। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में अंतर होता है। चलिए हम एक एक करके आपको समझाते हैं और यहाँ से जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए सभी को बताते हैं। तो देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे G.V. मावलंकर और वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम बिरला। 18वें लोकसभा के जो है अध्यक्ष है वर्तमान ओम बिरला। ठीक है, उसी तरह प्रथम उपाध्यक्ष भी पूछा गया था, M.A. अयंगर है और वर्तमान उपाध्यक्ष का जो पद है वो खाली है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान, ध्यान देना है, अनुच्छेद 93 में है। ठीक है, इनकी नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 93 में है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, अध्यक्ष का चुनाव कहाँ कैसे होता है? अध्यक्ष का चुनाव जो है लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं में से किसी एक को चुना जाता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों के बीच से ही किसी का एक का चुनाव हो जाता है अध्यक्ष के लिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अध्यक्ष की चुनाव की तिथि का निर्धारण कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला लाइन है, यहाँ से बार बार बिहार पुलिस में प्रश्न आता है। तो अध्यक्ष की चुनाव की तिथि का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करते हैं, आपको याद रखना है। और उपाध्यक्ष की चुनाव की तिथि का निर्धारण, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है उपाध्यक्ष की चुनाव की तिथि का निर्धारण। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष का कार्यकाल, ध्यान देना है कि जो सदन का जीवन काल होता है वही अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, अनुच्छेद 94 में इसका वर्णन है, अध्यक्ष के कार्यकाल का, लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यकाल का वर्णन अनुच्छेद 94 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, सामयिक अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर। तो देखिए ये कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं ये व्यक्ति। ठीक है, लोकसभा में इसका काम नए सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। ठीक है, जो भी लोकसभा के नए सदस्य आते हैं उनको शपथ दिलाना होता है और नए अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया को पूर्ण कराना, जो उसमें से अध्यक्ष चुना जाता है उसके चुनाव की प्रक्रिया को पूर्ण कराते हैं ये प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 95 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला लाइन है, आप लोग याद रखिएगा कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति अनुच्छेद कितने के तहत राष्ट्रपति करते हैं? 95 के तहत। और भारत में वर्तमान प्रोटेम स्पीकर जो हैं श्री भर्तृहरि महताब हैं, ये आपको याद रखना है। और प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे G.V. मावलंकर। ठीक है, जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। तो ये जितने भी पॉइंट्स बताए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको याद कर लीजिए। देखिए, संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के बिना कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री रह सकता है? बिहार में अभी हुआ है, जैसे जो दीपक प्रकाश हैं वो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, तो वो 6 महीने तक ही अपने पद पर रह सकते हैं। ठीक है, यानी संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के बिना ये व्यक्ति जो हैं 6 महीने तक वो अपने मंत्री पद पर रह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत ये सब किया जाता है। ये लोकसभा में भी होता है, विधानसभा में भी होता है। ठीक है, तो देखिए, मतलब कि विधानमंडल में भी होता है, संसद में भी होता है। तो देखिए, बिना सदन की सदस्यता 6 महीने तक मंत्री बना जा सकता है। और संसद में ध्यान रखना है, इसका वर्णन अनुच्छेद 75 में किया गया है और राज्य स्तर पर इसका वर्णन अनुच्छेद 164 में किया गया है। दोनों ये आर्टिकल आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ सकते हैं इसलिए क्योंकि ये अभी जो है वर्तमान की घटना है, तो यहाँ से आ सकता है। तो इसका उल्लेख जो है
175 में है और राज्य स्तर पर अनुच्छेद 164 में है, आपको याद रखना है। अब देखिए, एकमात्र प्रधानमंत्री जो नियुक्ति के समय सदन के सदस्य नहीं थे, उनका नाम बताना है। पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवगौड़ा, ये नियुक्ति के समय जो है सदन के सदस्य नहीं थे, याद रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, जो मनमोहन सिंह पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय वो राज्यसभा का सदस्य थे, ये आपको ये भी याद रखना है। देखिए, सदन में ध्यान रखना है, सदन में मतदान नहीं कर सकता है जो 6 महीने का मंत्री होता है, कोई भी जो मतदान होगा सदन में वो उसमें नहीं कर सकता है। रोचक एक बात यहाँ बताते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2021 की विधानसभा का जो चुनाव हारी थी, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, फिर 6 महीने के भीतर उपचुनाव जीतकर अपनी सदस्यता क्या की, सुनिश्चित की। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितने भी इसमें प्रश्न दे रहे हैं, हर सेट में अच्छे प्रश्न लेकर आ रहे हैं, जहाँ से बिहार पुलिस में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग इन प्रश्नों को देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें, जिससे हम इस तरह के वीडियो प्रतिदिन लेकर आएँ। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए सबका प्लेलिस्ट बन चुका है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं सही वीडियो को, और सभी को अच्छे से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था। तो प्रथम आम चुनाव 1952 में संपन्न हुआ था, आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत प्रश्न आता है, तो चलिए यहाँ से हम जितने भी प्रश्न आते हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता देते हैं, जिससे आपका बिहार पुलिस में आसानी से बहुत पेपर बन जाए। ठीक है, तो देखिए, प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था, और लोकसभा का गठन पहली बार जो हुआ था, प्रथम लोकसभा का गठन जो हुआ था 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष तो आपको पता है जीवी मावलंकर थे, वर्तमान में ओम बिरला हैं। और देखिए, प्रथम लोकसभा के चुनाव में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्टार मार लेना है। प्रथम लोकसभा के चुनाव में 489 सीटों के लिए मतदान हुआ था। कितने सीटों के लिए? 489 सीटों के लिए मतदान हुआ था, जिसमें से कांग्रेस को 364 सीटें प्राप्त हुई, और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। और ये वाला पॉइंट तो आप एकदम अच्छे से याद रखिएगा कि भारत का पहला मतदाता कौन था, मतदान करे वाला व्यक्ति, तो श्याम शरण नेगी था, और कहाँ का था? हिमाचल प्रदेश का था। ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सारे बनते हैं, इनको याद कर लीजिएगा। देखिए, प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे अधिक है। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो है विधान परिषद की भी संख्या ज़्यादा है, विधानसभा के सदस्यों की ज़्यादा है, लोकसभा की भी, राज्यसभा की भी। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके आपको बता देते हैं कि यूपी में जो है विधानसभा की कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो देखिए, विधानसभा की 403 सीटें हैं, विधान परिषद की 100 सीटें हैं, लोकसभा की 80 हैं और राज्यसभा की 31 है। तो ये चार आपको याद रखना है। ठीक है, विधानसभा का 403 है, विधान परिषद का 100 है, लोकसभा का 80 है, राज्यसभा का 31 है। ठीक है, जब हम लोग यही देख रहे हैं तो यहाँ हम लोग बिहार के ही बारे में देख लेते हैं। तो बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। ठीक है, और वहीं लोकसभा की जो है 40 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं, आपको याद रखना है। अब देखिए, विधानमंडल की चर्चा अनुच्छेद 168 में किया गया है, विधान परिषद की चर्चा अनुच्छेद 169 में किया गया है, और विधानसभा की चर्चा अनुच्छेद 170 में किया गया है। भारत के मात्र 6 राज्यों में ही विधान परिषद की व्यवस्था की गई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान देना है कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण अंतिम बार किस वर्ष किया गया था। तो अंतिम बार 2002 में किया गया था लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण। ठीक है, अब एक एक करके यहाँ से जितने भी पॉइंट्स बनते हैं हम आपको समझा देते हैं। तो देखिए, पहली बार निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण 1952 में हुआ था, और अंतिम बार 2002 में हुआ है। और 1952 में हुआ था, उसमें 489 सीटों पर क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। ठीक है, अब देखिए, निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करने वाला आयोग कौन सा होता है? परिसीमन आयोग निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण कौन करता है? तो परिसीमन आयोग करता है, आपको याद रखना है। और परिसीमन आयोग का गठन 4 बार अब तक किया जा चुका है, 1952 में, 63 में, 73 में और 2002 में। ठीक है, अनुच्छेद 82 के बारे में याद रखिएगा कि जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम बनाने की शक्ति है। ये भी याद रखिएगा कि अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि जनगणना के बाद ही परिसीमन अधिनियम बना सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 170 ध्यान रखिएगा, राज्य विधानसभाओं के परिसीमन में से संबंधित है ये। ठीक है, तो राज्य विधानसभाओं के परिसीमन में, परिसीमन के लिए संबंधित है कौन?
तो अनुच्छेद 170, ठीक है। यानी राज्य विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित करने के लिए जो वर्णन है अनुच्छेद 170 में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अब ध्यान देना है 42वां संविधान संशोधन के बारे में। तो लोकसभा की सीटों की कुल संख्या जो है 2000 तक जो है स्थिर कर दिया गया है, यानी 2000 ईस्वी तक 42वां संविधान संशोधन द्वारा स्थिर कर दिया गया। अर्थात ये पहले 545 सीटों पर चुनाव होता था, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन थे, उनको हटा दिया गया है। तो उस समय भी 543 सदस्य होते थे और वर्तमान में भी 543 सीटों पर ही लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है। ध्यान देना है 84वां संविधान संशोधन 2001 में इस पाबंदी को 2026 तक कर दिया गया है, अर्थात सीटों की संख्या 543 जो है 2026 तक नहीं बदलेगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है ये प्रश्न। देखिए प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है। तो पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग किया जा सकता है। देखिए अनुच्छेद 85 के तहत जो है लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अब आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है। तो देखिए लोकसभा को भंग अनुच्छेद 85 के तहत किया जाता है। भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है और ये प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं, ये भी याद रखना है। लोकसभा को भंग अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति करते हैं और किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं, ये वाला भी लाइन इंपॉर्टेंट है। लोकसभा का कार्यकाल का वर्णन अनुच्छेद 83 में है। लोकसभा का कार्यकाल का वर्णन अनुच्छेद 83 में है, ये आपको याद रखना है। और देखिए विधानसभा को भंग अनुच्छेद 174 के तहत किया जाता है, ठीक है। वही लोकसभा को भंग अनुच्छेद 85 के तहत और विधानसभा को भंग अनुच्छेद 174 के तहत किया जाता है। तो ये दोनों याद रखना है। भंग करने की शक्ति जो है केंद्र में है राष्ट्रपति के पास और राज्य में है राज्यपाल के पास, आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखिए विधानसभा का कार्यकाल का वर्णन, यहाँ ध्यान देना है। लोकसभा का कार्यकाल का वर्णन जो है अनुच्छेद 83 में है ना, वही विधानसभा का कार्यकाल का वर्णन अनुच्छेद 172 में है। आपको ये सारे आर्टिकल याद रखना है क्योंकि यहाँ इस अनुच्छेद से जो है बार बार बिहार पुलिस में प्रश्न बनते हैं। अब देखिए राज्यसभा और विधान परिषद भंग नहीं होते हैं क्योंकि ये अस्थायी सदन होते हैं, आपको पता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है नेक्स्ट, आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, आपको याद रखना है, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? तो संविधान बनने से पहले संविधान के लिए घोषणा पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू तैयार किए थे 13 दिसंबर 1946 को। यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तावना का आधार बना, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। और प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए प्रस्तावना से कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दें जिससे आप लोग उसको याद रखिएगा और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बनने वाले प्रश्नों को बना जाइएगा। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है, आपको बता देते हैं। पहले कुछ परिचय बताते हैं, परिचय आपको ध्यान रखना है। प्रस्तावना का मतलब होता है संविधान का सार, ठीक है। और ये आपको बताया था कि उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना का आधार बनी, ये भी आपको याद रखना है। उद्देश्य प्रस्ताव से ही प्रश्न बनता है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव आपको पता है यह प्रस्तावना नहीं था बल्कि प्रस्तावना से पहले घोषणा पत्र था जिसे पंडित नेहरू 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए प्रस्तावना को अलग अलग नामों से जाना जाता है, संविधान की कुंजी, संविधान की आत्मा, संविधान का पहचान पत्र, ये आपको याद रखना है। और संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना कब अपनाया गया? 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मार देते हैं, ठीक है। इसको आप लोग याद कर जाइए, बार बार यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। अगला देखिए, अगला है प्रस्तावना में भारत को कितने तरह का राज्य घोषित किया गया है। तो प्रस्तावना में भारत को 5 प्रकार का राज्य घोषित किया गया है, संप्रभु, समाजवादी, निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो प्रस्तावना में भारत को 5 प्रकार का राज्य घोषित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो प्रस्तावना में आप पढ़ते होंगे तो देखते होंगे 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। और कितने प्रकार की समता की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। और 2 प्रकार की बंधुता की बात की गई है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है, ठीक है। अब पता है कि संविधान द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया।
तो इसको याद रखना है 26 नवंबर 1949 को। और इसमें संशोधन केवल एक ही बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन, और इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट थे, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो दो केस है, दो केस है वो इससे संबंधित है। बेरूबाड़ी जो वाद है 1960 का, वो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था इस केस में कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 जो हुआ था, इसमें कहा था कि प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक भाग माना था। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको पता है बिहार लोक सेवा आयोग या बीपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति बिहार के राज्यपाल करते हैं, और यूपीएससी की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं अध्यक्ष की नियुक्ति। चलिए यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उनको आप लोग ध्यान रखिए। ये पहला प्रश्न तो यही बनता है कि इसकी स्थापना कब किया गया था बिहार लोक सेवा आयोग का? तो 1 अप्रैल 1949। इसको भी स्टार मार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? बिहार के राज्यपाल करते हैं या राज्यपाल करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, और ये ध्यान देना है कितने अनुच्छेद कितने के तहत? अनुच्छेद 316 के तहत जो है राज्यपाल इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। और अनुच्छेद 317 के तहत जो है बीपीएससी के अध्यक्ष को या यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाया जाता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 62 वर्ष की आयु तक, इसको याद रखना है। ठीक है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है या 62 वर्ष की आयु तक। और वहीं यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है 65 वर्ष की आयु तक होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ आपको ध्यान देना है कि इनकी नियुक्ति केवल राज्यपाल करते हैं। जो बीपीएससी की नियुक्ति होता है, केवल इनकी नियुक्ति, बीपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति केवल राज्यपाल करते हैं। हटाने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होता है अध्यक्ष को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए यूपीएससी के बारे में फटाफट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट बनता है, प्रश्न बनता है। माला इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 316 के तहत करते हैं, और 317 के तहत हटा भी सकते हैं। और 6 वर्षीय कार्यकाल होता है या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इनका कार्यकाल आपको याद रखना है, उनका 62 तक होता है बीपीएससी का, और इनका 65 वर्ष की आयु तक। अगला है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 315 के तहत किया जाता है। कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 के तहत किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। अगला देखिए, अगला है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना आपको याद रखना है 1993 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1993 में हुई थी। चलिए यहाँ से बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दें, चलिए ध्यान सुनिए। देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना जो हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। और किस अधिनियम के तहत? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। मुख्यालय इसका कहाँ है? दिल्ली है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से। ठीक है, तो आप लोग को जितना चीज़ें बताते हैं इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा होता है, और इसके 6 सदस्य समिति की सिफारिश पर, ध्यान रखना है, 6 सदस्य समिति की सिफारिश पर इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, याद रखना है। किसकी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। ठीक है, अगला है, चयन समिति के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। योग्यता क्या होता है? सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश, जो जज होते हैं सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के, उसको नियुक्त किया जाता है। कार्यकाल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 वर्ष का होता है, 70 वर्ष की आयु तक अधिकतम। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्र। और वर्तमान में अध्यक्ष हैं राम सुब्रमण्यम। 9वें जो अध्यक्ष हैं इसके राम सुब्रमण्यम। तो आपको ये जितने ही पॉइंट आपको बताए हैं यहाँ पे आपको याद करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ध्यान देना है यहाँ पे आपको। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है, संविधान के किस भाग में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का वर्णन है? तो देखिए, तो संविधान के किस भाग में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का वर्णन है? तो संविधान के भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति का क्षेत्रों का वर्णन है। ठीक है, फटाफट यहाँ से आपको कुछ पॉइंट को आपको याद रखना है जो कि बार बार पूछा जाता है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन संविधान के भाग 10 में है। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार याद रखना है केवल राष्ट्रपति के पास है। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और अनुच्छेद बार बार पूछा जाता है, अनुच्छेद 244 के तहत। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है, 5वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य को शामिल किया गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर। ठीक है, अन्य राज्य को अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति की प्रशासन के नियंत्रण से संबंधित है। यानी इनको छोड़कर जितने भी अनुसूचित जाति वाला क्षेत्र है वो 5वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है,
छठी अनुसूची से याद रखना है कौन कौन से राज्य संबंधित है। तो इसमें विशेष रूप से असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का प्रावधान है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, प्रशासन की सलाह देने के लिए इसके लिए जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। इसका अधिकतम सदस्यों की संख्या 20 हो सकती है और परिषद का जो गठन होता है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, देखिए प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो बिहार में पंचायती राज अधिनियम 1993 में ही पारित हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं बिहार पुलिस के। पहला देखिए, तो ये पारित हुआ था 1993 में ही। ठीक है, और बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 को प्रतिस्थापित करके बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 लाया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है और ध्यान देना है, पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत जो है पंचायत में 50% जो सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। ठीक है, और वर्तमान में बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 ही लागू है अभी तक। ठीक है, और ध्यान देना है, बिहार में ग्राम कचहरी का प्रावधान बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत ही किया गया है। आपको और यहाँ पर और 2-3 पॉइंट याद रखना है कि भारत में जो है त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में किया था, और भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था 1959 में राजस्थान के नागौर में लागू हुई थी। और पंचायती राज व्यवस्था में टोटल जो है 29 विषयों की चर्चा की गई है और नगर निकाय में टोटल 18 विषय की चर्चा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए लास्ट प्रश्न देख लिए। लास्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तारांकित प्रश्नों का उत्तर संसद में कैसे दिया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो तारांकित प्रश्न होते हैं, जो होते हैं उनका उत्तर कैसे दिया जाता है। तो तारांकित प्रश्न जो होता है, इनका उत्तर जो होता है मौखिक रूप में दिया जाता है, और अतारांकित जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर जो है लिखित रूप में दिया जाता है। अगर तारांकित प्रश्नों के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो कल ही का जो क्लास हुआ है उसमें देखिए तारांकित प्रश्न बताए हैं, अतारांकित प्रश्न बताए हैं। ठीक है, और संक्षिप्त प्रश्न एक बताए हैं, तो उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो पूरक प्रश्न बताए हैं तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से आपको तारांकित प्रश्नों के बारे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 51 जो है विदेश नीति से संबंधित है, और अनुच्छेद 51 जो होता है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 36-51 के बीच में किया गया है संविधान के भाग 4 में। ठीक है, और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, और इसके भी बारे में चर्चा हम पिछले जो सेट है उसमें किए हैं, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिए। ठीक है, और इसका सभी का जो है प्लेलिस्ट बन चुका है, जाकर प्लेलिस्ट में इस सारे वीडियो को देख लीजिए अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करिए फ्रेंड्स। ठीक है, और कमेंट करिए। ठीक है, जिससे हमें मनोबल मिलते रहे और हम इस तरह के वीडियो बनाते रहें। ठीक है, और ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जितने भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं बिहार पुलिस की एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए प्रश्न लेकर आ रहे हैं।